नमस्कार, मैं डॉक्टर स्नेह प्रताप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसएनबी पीजी कॉलेज, चारबाग, लखनऊ। आज हम लोग भारतीय विदेश नीति की जो चर्चा हुई थी पिछले क्लास में, उसके अगले कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की दक्षिण एशिया नीति तथा उसके आसपास के क्षेत्र। पिछले क्लास में हम लोग भारत के विदेश नीति पर व्यापक रूप से चर्चा किए थे और भारत के साथ जो शक्तिशाली देश हैं, अमेरिका, चीन और रूस, उसके संबंधों पर भी हम लोग व्यापक चर्चा किए थे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि राष्ट्रीय हित को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है भारतीय विदेश नीति में और राष्ट्रीय हित के आधार पर ही दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए जाते हैं। आज की चर्चा में भारत की दक्षिण एशिया नीति और उसके पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध पर चर्चा करनी है। आज की चर्चा हम अटल बिहारी वाजपेयी के इस वक्तव्य से करेंगे कि मित्र तो बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। यानी विदेश नीति में पड़ोसी का महत्व इतना ज्यादा है कि उसका कोई विकल्प नहीं होता। हमें पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार बेहतर बनाना ही हमारे विदेश नीति की प्राथमिक होती है और भारतीय विदेश नीति की प्रथम शर्त भी है कि पड़ोसी प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट की नीति के आधार पर ही भारत अपने विदेश नीति का निर्माण करता है। भारत और उसके पड़ोसी देश या भारत की जो दक्षिण एशिया की नीति है, उसमें अगर हम ध्यान दें तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, थोड़ा सा अगर हम ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम भारत पर विचार करें तो भारत के सीमाओं के साथ जो 7 देश लगे हुए हैं, उन देशों की विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे आज की दक्षिण एशिया नीति में। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 1947 में आजादी के बाद भारत का जो पड़ोसी और देश रहा महत्वपूर्ण भारत के लिए भी है पाकिस्तान। पाकिस्तान से ही सटा हुआ देश अफगानिस्तान, जो आजादी के पहले भारत का ही पड़ोसी राष्ट्र था। आज पाकिस्तान की ज्यादातर सीमाएं, अफगानिस्तान की ज्यादातर सीमाएं पाकिस्तान के साथ लगी होती हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये 8 देश जो है एक साझा सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। इसमें अगर हम भौगोलिक दृष्टि से विचार करें तो इन सभी देशों की सीमाएं भारत के साथ संपर्क करती हैं, लेकिन इन देशों की सीमाएं आपस में एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। भारत इन जो 8 कंट्रीज हैं दक्षिण एशिया के, इन देशों में एक बिग ब्रदर, बड़े भाई के रूप में भूमिका अदा करता है, एक केंद्रीय भूमिका में रहता है। इन भारतीय उपमहाद्वीपीय देशों में सांस्कृतिक एकता, धर्म की एकता देखी जाती है, पहनावे की, रहन सहन की, संस्कृतियों की बहुत ज्यादा एकता इन देशों में पाई जाती है। तो एक सांस्कृतिक विरासत इन देशों में है जो कि इन्हें एक साथ एक होने के लिए देखते हैं। तो इन देशों के साथ जो भारत के संबंध हैं, उसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं और कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। सकारात्मक पक्षों में के तरफ अगर हम दृष्टि डालें तो इन देशों में पाकिस्तान के साथ हमारे आजादी के बाद जो संबंधों का प्रभाव पड़ा, या अफगानिस्तान से हम जिस तरीके की नीति का समर्थन करते हैं, तो सबसे ज्यादा जो भारत की आर्थिक सांस्कृतिक रूप से जो भारत एक बिग ब्रदर के रूप में रहता है, तो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि इन पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट की नीति के आधार पर अपने तरफ आकर्षित किया जाए। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से इन देशों में भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक परिदृश्य में चीन, जो कि उसका पड़ोसी राष्ट्र है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों महाशक्तियां, एक तरफ भूमिका अदा करती है भारत और दूसरी तरफ चीन, इन इन दोनों का हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए वो इन देशों के प्रति एक प्रकार की कूटनीति, विशेष प्रकार की कूटनीति का निर्माण करते हैं। तो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यदि भारत को चीन
से जो प्रतिद्वंदता मिल रही है, जो प्रतिस्पर्धा मिल रही है, उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत की यह आवश्यकता है कि इन पड़ोसी देशों के साथ फर्स्ट नेबरहुड या प्रथम पड़ोसी राष्ट्र के आधार पर इन राष्ट्रों के साथ निश्चित रूप से बेहतर संबंध बनाए जाएं। तभी हम वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत देश और सशक्त देश के रूप में कर सकेंगे। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत एक बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या के आधार पर भारत इन पड़ोसी राष्ट्रों से ज्यादा मजबूत है। आर्थिक आधार पर भी भारत इन राष्ट्रों से ज्यादा मजबूत है। इसलिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव जैसे देश भारत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें बिग ब्रदर के साथ साथ यह लगता है कि भारत अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करके कहीं ऐसा न हो कि हमारे यहाँ या हमारे राष्ट्र में एक अलग तरीके का हस्तक्षेप करके हमारे मूलभूत तत्वों को या मूलभूत आर्थिक तत्वों का या सामरिक तत्वों का वो जो है फायदा उठाकर अपनी विदेश नीति या अपने राष्ट्रीय हितों का साध्य न करे। इसलिए ये पड़ोसी देश भी भारत के साथ बहुत ही संदेहास्पद तरीके से रहते हैं। तो कुछ राष्ट्रों के साथ, जैसे भूटान है भारत का, तो भूटान के साथ भारत की सार्वत्रिक मित्रता है। भारत और भूटान में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है या प्रतिद्वंदिता नहीं है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ हमारे हर मोर्चे पर मतभेद हैं। श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, इन देशों के साथ हमारे मतभेद भी होते रहते हैं और कभी कभी हमारे संबंध इन राष्ट्रों के साथ बेहतर भी होते रहते हैं। तो यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से और आज के वर्तमान परिदृश्य के दृष्टिकोण से यदि हम इन भारतीय विदेश नीति में पड़ोसी देशों के महत्व को और पड़ोसी देशों के साथ हमें विदेश नीति निर्माण में किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है, तो हम यह यहाँ स्पष्ट हो जाता है हमारी चर्चाओं से कि इन पड़ोसी राष्ट्रों में सांस्कृतिक एकता है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक ही ब्रदर हैं और जो है इनके यहाँ एक संस्कृत की विरासत मिली हुई है। अफगानिस्तान हो या श्रीलंका हो या मालदीव हो या भूटान हो, इन राष्ट्रों के बीच एक ही प्रकार की समस्याएं भी हैं, क्योंकि गरीबी, बेरोजगारी, विकास का मुद्दा, नव उपनिवेशवाद का मुद्दा, नव साम्राज्यवाद का मुद्दा, तकनीकी विकास का मुद्दा या विज्ञान प्रगति का मुद्दा, ये मुद्दे या ये चुनौतियां वैश्विक स्तर पर इन राष्ट्रों की साझी हैं। तो यदि इन राष्ट्रों के बीच संबंध बेहतर बनते हैं, व्यापार अच्छे बनते हैं, आंतरिक संबंध बेहतर बनते हैं, तो निश्चित रूप से भारत और इन पड़ोसी देशों के साथ वैश्विक मंच पर एक मजबूत स्थिति के रूप में अपने आप को खड़ा करेगा। तो यदि हम ऐतिहासिक दृष्टि से इन राष्ट्रों के प्रति भारत के संबंध पर विचार करें, तो जब आजादी के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति रही, उसमें इन्होंने कोई दक्षिण एशियाई देशों के लिए अलग से किसी प्रकार के विदेश नीति का निर्माण नहीं किया। जो एफ्रो एशियाई एकता की जो उनकी पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी के अंतर्गत वो दक्षिण एशियाई इन देशों के एकता या एकीकरण पे बल देने को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी का समय आता है, उस समय इन राष्ट्रों के प्रति ऐसी नीतियों का अनुसरण किया गया कि जिस तरीके का व्यवहार सामने से राष्ट्र करेंगे, उसी तरीके का व्यवहार भारत के द्वारा भी किया जाएगा। तो एक प्रकार की एक आक्रामकता की नीति का अनुसरण इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के समय में हमें देखने को मिलता है। इंदिरा गांधी जी ने, जैसे श्रीलंका के मैटर पर इंदिरा गांधी जी ने कच्चा तीवी जो द्वीप का जो हमारा विवाद था, उसे 1974 में कच्चा तीवी द्वीप को श्रीलंका को उन्होंने प्रत्यारोप ट्रांसफर कर दिया, दे दिया। इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ जो 3 बीघे जमीन का विवाद था, उस 3 बीघे जमीन के विवाद के परिणाम स्वरूप उस 3 बीघे जमीन को भी इंदिरा गांधी जी के द्वारा बांग्लादेश को दिया गया। लेकिन यहाँ पर इस बात की बार बार ध्यान रखा गया कि जिस तरीके का पड़ोसी देश का व्यवहार रहा भारत के साथ, उसी तरीके का व्यवहार इन शासनाध्यक्षों के कार्यकाल में भारत के द्वारा किया गया। भारत और पड़ोसी देशों
के संबंध में विभाजक रेखा शीत युद्ध के बाद या आफ्टर कोल्ड वार हमें देखने को मिलती है। दुनिया का वैश्विक परिदृश्य 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बदल जाता है, जहां पर वन पोलर सिस्टम या एक ध्रुवीय व्यवस्था स्थापित होती है, अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित होता है, उदारवादी व्यवस्था स्थापित होती है, भूमंडलीकरण, निजीकरण और पूंजीवाद का युग स्थापित होता है। ऐसे में एक नया विश्व पर जो है अवसर की उत्पन्न होता है। उसके परिणाम स्वरूप भारत की भी इन राष्ट्रों के साथ नीतियां बेहतर बनाने के अलग तरीके से एक अवसर प्राप्त होता है। इस अवसर के परिणाम स्वरूप 1996 में इंद्र कुमार गुजराल, जो कि तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री थे, उन्होंने भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए जो सिद्धांत दिया उसे गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत कहा जाता है। इस समय इंद्र कुमार गुजराल भारत के विदेश मंत्री थे और जो भारतीय विदेश मंत्री के रहते हुए इन्होंने फर्स्ट नेबरहुड या पड़ोसी देशों को प्रायोरिटी पर रखा और कहा कि पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा संबंध बनाया जाएगा, एक तरफा छूट की नीति बनाई जाएगी। यानी जो अभी तक इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में हम देख रहे थे कि कुछ अटैकिंग पॉलिसीज आ रहे थे, यानी जिस तरीके की व्यवहार हमारे पड़ोसी राष्ट्र करेंगे उसी तरीके का व्यवहार भारत करेगा। यहाँ पर गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 आने के बाद यह आया कि हम वन साइडर उनको सपोर्ट करेंगे और किसी भी तरीके से हम उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और जो नया ग्लोबलाइजेशन का एरा है या जो नया पूंजीवाद या कैपिटलिज्म का एरा है, उस एरा में भारत इनके साथ बेहतर संबंध स्थापित करके एक अच्छा वैश्विक बाजार का निर्माण करेगा और भारत चीन के लिए एक चीन को प्रतिसंतुलित करने का कार्य करेगा। तो चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए, वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए यह बात स्पष्ट है कि पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर होना, शांतिपूर्ण सौहार्द बनाए रखने पर ही भारत वैश्विक स्तर पर अपने आर्थिक विकास को गति प्रदान कर सकता है। या शक्तिशाली देश जैसे यूएसए हुआ या चीन हुआ या अन्य महाद्वीपों के जो शक्तिशाली देश हैं, इस पड़ोसी देशों से विवाद का फायदा उठा करके, जैसे कि हमारा भारत और पाकिस्तान से एक पहले ही बहुत बड़ा विवादित क्षेत्र है जिस पर अभी हम भारत पाकिस्तान की जब चर्चा करेंगे तो उसके मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उस स्थितियों का फायदा चीन भी आज उठा रहा है। उस विभाजन का, उस विरोध की स्थिति का अमेरिका भी फायदा उठाता है। तो जब कभी भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी बातों को मजबूत करने की स्थिति आती है तो पाकिस्तान उसके लिए समस्या का कारण बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पर हमें महाशक्तियों के साथ अपने बेहतर संबंध को विकसित करने हैं तो प्राथमिक शर्त यह है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ, हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किसी प्रकार का मतभेद न रखें और उन्हें आर्थिक मदद दे करके, उनकी सैन्य मदद दे करके, उन्हें जो है स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट दे करके, उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट दे करके अपने तरफ आकर अट्रैक्ट करना है। और तमाम सारी समस्याओं का समाधान भी, जैसे अगर पड़ोसी विकसित होगा, पड़ोस के लोगों को रोजगार मिलता है, पड़ोस के जो राष्ट्र हैं उनके यहाँ आर्थिक विपन्नता नहीं रहती, आर्थिक प्रगति या आर्थिक समृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से जो निगेटिव तत्व हैं जैसे आतंकवाद हुआ या नक्सलवाद हुआ या दूसरे देशों के प्रभाव में आकर के वो भारत के प्रति विद्रोह की जो नीति चलाते हैं, उन नीतियों से भारत को मुक्ति मिलेगी, भारत एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र स्थापित होगा। तो उसके संदर्भ में गुजराल डॉक्ट्रिन एक महत्वपूर्ण पॉलिसी रही जो 1996 में आई। पड़ोसी देशों के साथ उसने एक तरफा छूट या वन साइडर अट्रैक्टिव उनकी पॉलिसी चलाई। सभी समस्याओं का समाधान वह शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय आधार पर करना चाहा। इसके साथ साथ एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को ज्यादा महत्व दिया गया कि कोई भी राष्ट्र अपने पड़ोसी राष्ट्र की सॉवरेनिटी और उसकी जो रीजनल इंटीग्रेशन है, जो क्षेत्रीय अखंडता है, उसमें किसी प्रकार का वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। लेकिन ये जो एक तरफा या वन साइडर जो भारत की नीति रही कि हम पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध ही बना करके रखेंगे, उसके दो अपवाद हैं। उसमें एक अपवाद है कि आतंकवाद और सामरिक मुद्दे पर
भारत इस तरीके का एक तरफा नीति को नहीं रखेगा, क्योंकि भारत के लिए आतंकवाद या सामरिक जो उसकी स्ट्रेटजी है उस पर वह समझौता नहीं करेगा, और पड़ोसी देशों से सीमा विवाद कई राष्ट्रों के साथ है। ऐसे कंडीशन में वह सीमा की सुरक्षा के लिए और आतंकवाद से भारत की सुरक्षा के लिए वह इन मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस के माध्यम से वो इन पर एक तरफा या वन साइडर उसका नहीं रहेगा। विकास के मुद्दों पर वह पड़ोसी राष्ट्रों को विकास के मुद्दे पर एक तरीके से समर्थन करेगा, और बिग ब्रदर के रूप में वह बड़े भाई के रूप में भूमिका अदा करता रहेगा। तो यहाँ पर एक हम लोगों ने संक्षेप तरीके से देखा कि भारत और भारत की जाग्राफिकल जो कंडीशन है, उस जाग्राफिकल कंडीशन में उत्तर की तरफ हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, और पूरब की तरफ अगर हम देखते हैं तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। नीचे की तरफ हम देखते हैं तो जो हिंद महासागर से जुड़े हुए दो राष्ट्र हैं, मालदीव और श्रीलंका। ये 7 राष्ट्र जो भारत को एक के साथ सीमा बनाते हैं, और इन राष्ट्रों की सीमाएं आपस में नहीं मिलती हैं। तो भारत के लिए इन राष्ट्र का एक सामरिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए, सांस्कृतिक स्थिति के लिए, भारत को मजबूत बनने के लिए इन राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध बनाने की आवश्यकता है। अब भारत की नीति इन पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति कैसी है, या इन पड़ोसी राष्ट्रों की भारत के प्रति नीति कैसी है, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ पर ये जो 7 राष्ट्र हैं और इन 7 राष्ट्रों के साथ भारत के कैसे संबंध चल रहे हैं, क्या उनमें विवाद के मुद्दे हैं, भारत को इन विवादों के समाधान के लिए किस तरीके का प्रयास करना चाहिए, और कैसे वैश्विक स्तर पर चीन को प्रतिसंतुलित किया जा सकता है। यहाँ पर चीन ही भारत को प्रतिसंतुलित करना चाहता है इन राष्ट्रों में, और भारत चीन को प्रतिसंतुलित करना चाहता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के दोनों ही राष्ट्र एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र हैं, और दोनों राष्ट्र हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या वैश्विक स्तर पर अपने आप को मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए इन राष्ट्रों में अपने अपने तरीके से वो एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कूटनीति का प्रयास करते हैं। तो भारतीय नीति तथा इन राष्ट्रों की भारत के प्रति क्या नीति है, इसकी चर्चा करने से पहले हम यहाँ पर भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान या इन राष्ट्रों के साथ भारत की क्या संबंध चल रहे हैं, इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करने के बाद पुनः हम इस टॉपिक पर लौटेंगे। तब यहाँ पर ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि हम पहले यह देखें कि इन राष्ट्रों के साथ हमारे व्यवस्थाएं किस तरीके से चल रही। तो यदि सबसे पहले हम भारत के जो है पाकिस्तान के संबंध पर चर्चा करें, क्योंकि आज़ादी के बाद ये भारत से ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, और 1947 के बाद पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आता है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग कि जो भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा रही, उस प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप 1946 में जब संविधान सभा का गठन होता है, उसके ऐतिहासिक और जो राष्ट्र की परिभाषा की गई उस समय मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा, या वो एक राष्ट्र की संकीर्ण परिभाषा की गई कि एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संस्कृति के लोगों को ही राष्ट्र कहते हैं। तो चूंकि भारतीय संस्कृति से भिन्न है संस्कृति, तो उस संस्कृति के आधार पर जिन्ना जी ने एक अलग राष्ट्र के रूप में, और उसमें एक बहुत लंबा इतिहास है, वहां नहीं जाना चाहेंगे। तो पाकिस्तान का निर्माण होता है, और पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही भारत और पाकिस्तान में कई प्रकार के विवाद के मुद्दे दिखाई देते हैं। तो एक तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है, जम्मू कश्मीर को लेकर के दोनों राज्यों में एक प्रकार का विवाद है, और बहुत ही गंभीर विवाद है, जिसे पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने का प्रयास करता है। तो 1947 के बाद से ही गिलगित बलूचिस्तान जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर है, वहां पर भारत के प्रयास से पाकिस्तान ने उस गिलगित बलूचिस्तान पे कब्जा किया और उसे अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है, जिसे हम पाक ऑक्युपाई कश्मीर या पीओके के रूप में जानते हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे क्षेत्र पर वो पाकिस्तान दावा करता है कि उसे हमारे में मिला दिया जाए। 1962 के युद्ध में भारत
चीन के साथ जब हारता है तो 1963 से चीन और पाकिस्तान के संबंध बेहतर बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो जो गिलगित बलूचिस्तान का जो हिस्सा है, जो वर्तमान समय में भी बड़ा समसामयिक है, नई मोदी सरकार में गिलगित पर अभी हम उस पर चर्चा करेंगे, उसकी एक नई रणनीति है भारत की। तो यहाँ पर गिलगित बलूचिस्तान में भारत ने ग्वादर पत्तन का निर्माण किया है, जो कश्मीर काराकोरम दर्रे के माध्यम से वह चीन के जिनजियांग से वो मेल खाता और एक आर्थिक एकीकरण भारत और चीन और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, जिसको कि वह बढ़ा करके वो अफगानिस्तान को भी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। 2000 के बाद सन 2000 के बाद जो अभी तक रूस भारत की मित्रता के क्षेत्र में रहता था, तो 2000 के बाद चीन और रूस की भी मित्रता काफी प्रगाढ़ हुई है और ऐसे कंडीशन में चीन रूस से बहुत अस्त्रों का आयातित कर रहा है और ये अस्त्र चीन के माध्यम से पाकिस्तान को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर चीन, रूस और पाकिस्तान का वर्तमान समय में एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें कि रूस तो प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के समर्थन में नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रूस के हथियार भारत को पाकिस्तान को प्राप्त हो रहे हैं। नदी जल विवाद, कच्छ के रण का विवाद, ऐसे बहुत सारे विवाद हैं। लद्दाख का मुद्दा, जो भारत और पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति भारत विरोधी नीति पर ही चलाई जाती है। भारत के द्वारा पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया गया, उसे प्रथम पसंद के राष्ट्र के रूप में भारत ने पाकिस्तान को दर्जा दिया, लेकिन पाकिस्तान चीन को अपना MFN या मोस्ट फेवरेट नेशन के रूप में दर्जा देता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, और आज इस समय पाकिस्तान में एक राजनीतिक अस्थिरता है और इस राजनीतिक और निर्जातीय अस्थिरता है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन वह भारत विरोधी नीतियों को ही पालन कर रहा है। और ऐसे कंडीशन में जो भारत की पाकिस्तान के प्रति जो नीति है, तो ऐसे में वो सबसे पहले चीन को पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रति असंतुलित करने का प्रयास भारत के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए एक नया एसोसिएशन VCIM चल रहा है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार के माध्यम से एक आर्थिक विकास का मार्ग तैयार किया जा रहा है चीन के द्वारा। और एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक के माध्यम से, जिसमें चीन भी सदस्य है और भारत भी सदस्य है, इसके माध्यम से भी भारत चीन के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाना चाह रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। अभी तक जो भारत की नीतियां पाकिस्तान के प्रति थी, वो एक सुरक्षात्मक नीति के रूप में भारत काम कर रहा था। लेकिन जो 2016 में उरी के आतंकवाद के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर के क्षेत्रों में घुस करके वो उरी आतंकवादी हमले के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आतंकवादी संगठनों का सफाया किया, उसके बाद भारत की जो नीति रही वो अटैकिंग और आक्रामक नीति के रूप में रखा गया। तो जो भारतीय रणनीति है, जो इंडियन स्ट्रेटजी है पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए, उसमें सबसे पहले है कि वो सीमा का प्रबंधन करता है, बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के साथ जो हमारा सीमा विवाद है, उस सीमा विवाद पर किस तरीके से चीन का हस्तक्षेप कम हो सके या अन्य महाशक्तियां किस तरीके से उसमें ज्यादा दखल अंदाजी न कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान बार बार भारत पाकिस्तान के सीमा विवाद को या भारत पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या उसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में भारतीय जो रणनीति है वो है सीमा प्रबंधन की। दूसरा, कश्मीर में वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को या डेमोक्रेसी पैटर्न को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मानव अधिकार की समस्या, जो मानव अधिकार के हनन हो रहे हैं, उस मानव अधिकार के हनन को प्रतिबंधित कर कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता भारत के द्वारा दी जा रही है। अभी आर्टिकल 370 को वहां से हटा करके जो स्पेशल स्टेट का प्रोविजन दिया गया था उसको हटाया गया और वहां पर भारत को, जम्मू कश्मीर को भारत की जो आधारभूत विकास है या जो आधारभूत संरचनागत जो विकास है उसके साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ करके जम्मू कश्मीर की जनता को शिक्षा के साथ,
उसका स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, ये जो वहाँ के आम आदमी की जो ज्वलंत समस्याएं थी या जो आतंकवाद के जो शिकार हो रहे थे, उसको खत्म करने के लिए भारत की मुख्य विकासगत धारा के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान जो भारत को घेरने की जो अपनी रणनीति चला रहा है, उसको अगर हम संक्षेप में देखें तो सबसे पहले तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अभी तक जितने भी युद्ध किए, भारत का 1965 में युद्ध हुआ, जिसके बाद ताशकंद समझौता होता है, 1971 का युद्ध होता है, जिसके बाद शिमला समझौता होता है, और उसमें ये एक हम लोग की जो शिमला समझौते और ताशकंद समझौते में जो समझौते की शर्तें थी, उसमें यह थी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता में विश्वास करेगा, सह अस्तित्व के साथ रहेंगे, वो दोनों राष्ट्र आपसी वार्ता के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर होंगे। तो ये जो समझौता की शर्तें रहीं, उस पर पाकिस्तान ने कभी भी विश्वास के लायक कार्य नहीं किया, और 1971 का युद्ध, उसके बाद बांग्लादेश का जो पूर्वोत्तर पाकिस्तान का भाग था, वो एक बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में वैश्विक मंच पर उभर करके सामने आता है। तो उसके बाद 1999 में हमारा लाहौर घोषणा पत्र परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया जाता है, और उसके बाद कारगिल का युद्ध होता है, जिसका कि वैश्विक मंच पर चीन के द्वारा भी आलोचना की गई। तो पाकिस्तान के साथ भले ही भारत ने सौहार्दपूर्ण नीति या फर्स्ट नेबरहुड या प्रथम पड़ोसी की नीति के आधार पर हमेशा वार्ता के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन बार बार भारत के प्रति का जो पाकिस्तान की नीति रही, वो भारत विरोधी ही राजनीति रही। चाहे भारत जितना भी उसको विकास के में अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान ने भारत के साथ किसी इस तरीके के कभी भी सार्थक कदम नहीं बढ़ाया जिससे कि वह वैश्विक स्तर पर दोनों राष्ट्र एक तरीके से दिख सके। तो वो भारत के खिलाफ जो प्रत्यक्ष युद्ध था, उसमें वो चाहे तीनों युद्ध जो भी हुए, उसमें पाकिस्तान को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त वह कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करके वह एक तरीके से लोकप्रियता अर्जित करना चाहता है। कश्मीर में जो अलगाववादी, जैसे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आदि जैसे जो संगठन हैं जो अलगाववादियों को समर्थन देते हैं, पाकिस्तान इन अलगाववादियों को अपने तरफ से आर्थिक समर्थन दे करके, इन अलगाववादियों को अपने पक्ष में करके कश्मीर को भारत में लाने, कश्मीर को पाकिस्तान में लाने की कोशिश बार बार कर रहा है, जिसका कि अब इसके जो समाधान के रूप में है, वह निश्चित रूप से भारत जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि, तकनीकी समृद्धि के रूप में एक बिग ब्रदर के रूप में सामने आएगा, और जो भारत पाकिस्तान दक्षिण एशिया की राजनीति में या दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति में भारत को कमजोर साबित करने की दृष्टि से जो काम कर रहा है, भारत को चाहिए कि उसको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वो फर्स्ट जो नेबरहुड पॉलिसी है या जो प्रथम पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने की जो नीति है, इसके साथ साथ जो वैश्विक स्तर पर शक्तिशाली राष्ट्र हैं, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो रसिया हो या चीन या अमेरिका, इनके साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बना करके आर्थिक विकास में जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता जाएगा, पाकिस्तान की स्थितियां निश्चित रूप से कमजोर होंगी, और ये महा जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, भारत एक अर्थव्यवस्था में भी दूसरे स्तर पर जा चुकी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत सामने आ रही है क्रय शक्ति के आधार पर, और सबसे अधिक भारत एक कंज्यूमर या उपभोक्ता के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो कोई भी राष्ट्र आज आर्थिक युग में, ग्लोबलाइजेशन के एरा में, कोई भी नेशन भारत की स्थितियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसे कंडीशन में भारत को पाकिस्तान की जो को अलग थलग करने की जो नीति है या पाकिस्तान से को कमजोर करने की नीति है, उस नीति पर पूरा फोकस करने से ज्यादा अच्छा है 30% 40% हम वहां फोकस्ड रहे, लेकिन 70% हमें यह है कि हम जिस तरीके से भारत इन राष्ट्रों के साथ, शक्तिशाली राष्ट्रों के साथ या अन्य पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करेगा, आर्थिक रूप से सशक्त होगा, तकनीकी रूप से सशक्त होगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी में सशक्त होगा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से रिच होगा, तो पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से भारत से जो उसकी दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर हम भारत और अफगानिस्तान के मुद्दे पे चलें, तो भारत और अफगानिस्तान का भारत और अफगानिस्तान के मुद्दे भी
काफी प्राचीन है। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले डूरंड रेखा के माध्यम से एक सीमा रेखा बंधी हुई थी। अब वो जो सीमा रेखा डूरंड रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का भी विवाद का कारण बना हुआ है। तो भारत और अफगानिस्तान में सबसे बड़ी तो यहाँ पर तालिबानियों की जो समस्या है, या आर्थिक विकास का जो मुद्दा है, या जो वहाँ पे निर्जातीयता या इथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष है, और अलकायदा का मुद्दा, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आज अफगानिस्तान को काफी कमजोर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। कबाइलियों का देश अभी भी अफगानिस्तान को माना जा रहा है, और आर्थिक रूप से विकास अभी भी अफगानिस्तान का बेहतर नहीं हो सका है। आर्थिक रूप से अफगानिस्तान अभी भी काफी पिछड़े हुए राष्ट्र के रूप में वो स्थापित है। वहां पर 4 प्रकार की एथनिक या निर्जातीयता पाई जाती है जिनके बीच संघर्ष होता है। तालिबान जो एक स्टूडेंट्स अग्रेसिव स्टूडेंट्सों का अलायंस रहा, जो कि आतंकवाद को ज्यादा महत्व देता है, विकास के मुद्दों या महिलाओं के शिक्षा या महिलाओं के समानता का विरोधी है, वैसे तालिबानियों का अधिकार क्षेत्र रहा है अफगानिस्तान। और अलकायदा और तालिबान, जो अलकायदा आतंकवादी संगठन है और तालिबान के बीच एक प्रकार का कोऑपरेशन है। तो ऐसे कंडीशन में अफगानिस्तान में पुनः 2016 के बाद से तालिबानियों का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, और पुनः एक बार तालिबान की सरकार वहां पर स्थापित होने की स्थिति में आ चुकी है। तो अफगानिस्तान की भी स्थिति काफी आर्थिक स्तर पर देखा जाए, या निर्जातीयता के संघर्ष पर देखा जाए, या विकास के मुद्दों पर देखा जाए, तो वो बहुत ही पिछड़ा या बहुत ही बैकवर्ड स्थिति में अफगानिस्तान की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे कंडीशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है उसका अगर हम इतिहास को संक्षिप्त में देखने की कोशिश करें, तो भारत अफगानिस्तान शीत युद्ध के समय से ही, द्वितीय शीत युद्ध या कहें सेकेंड वर्ल्ड वार, जो 1977 के बाद से स्थापित होता है, और 1987 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चलता है, और उसके बाद जो है ग्लासनास्ट की और पेरेस्ट्राइका की, मिखाइल गोर्बाचियोव की नीति के माध्यम से जब सोवियत संघ का विघटन होता है, तो 1977 से लेकर के 1987 तक जो न्यू कोल्ड वार आया, उसके पीछे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की ही स्थिति रही। क्योंकि और जो प्रथम शीत युद्ध के दौरान जो दो महाशक्तियां सोवियत संघ, रूस और अमेरिका प्रतिद्वंद्विता के मुख्य बिंदु थे, यहाँ पर या यूरोपीय कंट्रीज प्रथम फर्स्ट शीत युद्ध का मुख्य केंद्र बिंदु था। द्वितीय शीत युद्ध के बाद मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में एशिया की राजनीति आती है। और कहीं ना कहीं जब अफगानिस्तान में 1976 के बाद सोवियत संघ, रूस का हस्तक्षेप होता है और वहां पर सेना स्थापित की जाती है, तो इसके खिलाफ ही वहां पे अलकायदा आतंकवादी संगठन का निर्माण होता है, जो उसे इस्लाम के विरुद्ध मानता है। ये एक इस्लामिक कंट्रीज है जो इस्लाम के विरुद्ध मानता है, और इस्लाम के विरुद्ध मानने के कारण ये अफगानिस्तान में रूस के हस्तक्षेप का विरोध करता है, और अमेरिका की सहायता से वहां की रूस की सेना को हटाना का प्रयास किया गया, और रूस की सेना हटी भी। लेकिन ये अलकायदा आतंकवादी संगठन, जो कि तालिबान समर्थित था, इसका जो मुख्य एजेंडा था कि वह विश्व में कहीं भी मुस्लिम विरोधी राजनीति होगी तो उसके खिलाफ आएगा। तो उसके खिलाफ जो है, जब एक ध्रुवीय व्यवस्था आई 1991 के बाद, और अमेरिका की मोनोपोली या यूनिपोलरिटी की सिस्टम में जब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में जो ऑयल पॉलिटिक्स के रूप में अमेरिका की राजनीति चल रही थी, उसमें अलकायदा ने उसी के परिणाम स्वरूप अलकायदा 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर आतंकवादी हमला करता है। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान एक वैश्विक भले ही स्थल अवरुद्ध देश है, एक छोटा देश है जहां पर निर्जातीयता का संघर्ष है, आर्थिक विकास का मुद्दा है, सीमा विवाद के मुद्दे हैं, ऐसे सारे मुद्दों के होने के बावजूद भी वैश्विक राजनीति में अफगानिस्तान ने एक अहम भूमिका अदा की है। इसलिए अफगानिस्तान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वहां पर तालिबान का उदय पुनः हो चुका है। तो भारत कैसे, और अफगानिस्तान के कारण ही, और अफगानिस्तान में
रूस के हस्तक्षेप के कारण ही अमेरिका की पॉलिसी फ्रंट कंट्रीज के रूप में उसने जो है पाकिस्तान को विकसित किया और पाकिस्तान को उसने आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए उसने मनी डोनेट करना शुरू किया जो भारत के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध था। तो अफगानिस्तान की जो स्थिति है, और अगर हम भारतीय विदेश नीति में कौटिल्य की पॉलिसीज को देखें जिसमें यह कहा जाता है कि शत्रु राष्ट्र के बगल का राष्ट्र मित्र राष्ट्र होता है, तो वह भी उसकी भी प्रासंगिकता है। तो भारत की सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी दृष्टियों से अफगानिस्तान एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में आता है। और ऐसी स्थिति में जबकि उसका पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान भारत का चिर प्रतिद्वंदी है, उसको प्रति संतुलित करने के लिए अफगानिस्तान में भारत को अपनी भूमिका बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो जो भारत का मुद्दा है या जो भारत जिस तरीके से वहां पर काम कर रहा है, तो भारत वहां पर आधारभूत संरचनाओं पर विकास पर ज्यादा महत्व दे रहा है और जो कैपेसिटी डेवलपमेंट या उसकी क्षमता विकास पर ज्यादा भारत का फोकस है। और वहां पर जो भी भारत के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, आवश्यकता इस बात की है कि वो योजनाएं निश्चित समय पर क्रियान्वित हो सकें और उन इस योजनाओं के माध्यम से भारत पुनः एक बार अफगानिस्तान में अपनी स्थितियों को स्थापित कर सके। यदि निश्चित रूप से अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार स्थापित हो जाती है, तो भारत को अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर अपने विदेश नीति के अंतर्गत तालिबानियों से भी वार्ता का एक आधार, भले ही भारत शुरू से ही तालिबानियों का विरोध करता रहा है और तालिबानी आतंकवादी जो संगठन है उसके लोग बताते हैं कि कुछ नम्र विचारधारा के हैं, कुछ उग्र विचारधारा के हैं, लेकिन भारत इन सभी विचारधाराओं को उग्र विचारधारा के अंतर्गत ही रखता है और तालिबान का वह कभी भी समर्थन नहीं करता। लेकिन राष्ट्रीय हित के अनुरूप भारतीय विदेश नीति में अफगानिस्तान का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए वह संरचनागत विकास, अफगानिस्तान की क्षमता विकास के साथ साथ यदि तालिबानियों को ही वहां पर महत्व दिया जाए और वहां पर तालिबानियों की सत्ता आती है, तो भारत को अपनी ऐसी विदेश नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे कि वह तालिबानियों के साथ भी वार्ता के प्लेटफॉर्म पर या मंच पर एक साथ आ सके। यहाँ पर हम इन राष्ट्रों की एक संक्षिप्त आपको समझ बता रहे हैं कि किस तरीके के हमारे विवादित मुद्दे हैं, क्योंकि समय अभाव कारण जो है हम उन पर सभी मुद्दों पर हम लोग व्यापक रूप से चर्चा नहीं कर सकते और इसे आप यहाँ से आप इन विवाद के मुद्दों का और समाधान के तरीकों को आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं। इसी तरीके से 1971 में बांग्लादेश का उदय होता है और बांग्लादेश का पूरा पूर्वी जो पाकिस्तान है 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का जो पूरा जो भौगोलिक सीमा है वो भारत के साथ ही लगती है। चारों तरफ से तो समुद्री सीमा और उस स्थलीय सीमा चारों तरफ से बांग्लादेश की भारत के साथ है, इसलिए भारत में बांग्लादेश में हो रहे कोई भी गतिविधि का सीधा असर भारत पर पड़ता है। बांग्लादेश से संबंध हमारे कई मुद्दों पर अच्छे भी रहते हैं और चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान की ट्रियंगल और कुछ अंदरूनी विवाद या सीमा विवाद, भले ही हमारी एक इनके साथ पूरी की पूरी सीमा बांग्लादेश के साथ ही बनती है, लेकिन जो सीमा विवाद का जो मुद्दा है वो सिर्फ 6 किलोमीटर 6.1 किलोमीटर ही हमारा सीमा विवाद है। और वो सीमा विवाद के अतिरिक्त कुछ नदी विवाद हैं, जैसे फरक्का नदी विवाद, रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा, तीस्ता नदी जल विवाद, तिपाई मुख बांध का मुद्दा, गंगा नदी जल समझौता। तो इन नदियों को लेकर के विवाद, कुछ सीमा विवाद और जो वर्तमान समय में चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश से संबंध को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं। 900 किलोमीटर का राजमार्ग चीन और पाकिस्तान के माध्यम से, यह बांग्लादेश के माध्यम से एक राजमार्ग बनाया जा रहा है जिसमें एक आर्थिक कॉरिडोर विकसित करने की बात चल रही है। ये राजमार्ग बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में होकर के चलेगा। हथियार के आयात बढ़ गए हैं बांग्लादेश के चीन के साथ। परमाणु ऊर्जा का भी विकास चीन बांग्लादेश के अंतर्गत देश कर रहा है। बांग्लादेश की जो विदेश नीति है उसमें बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर दक्षिण एशिया की दोनों महाशक्तियां चीन और भारत के साथ वह सहयोग प्राप्त करने के लिए अपने संबंधों को मधुर रखना चाहता है। भारत को चाहिए कि यहां पर चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए वह बांग्लादेश को प्रत्येक प्रकार की सहायता उपलब्ध कराए, राजनीतिक विश्वास दोनों के बीच मजबूत किए जाएं
और सभी समस्याओं का समाधान वार्ता के स्तर पर, लोगों की आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाई जाए और साझा संस्कृतियों के माध्यम से एक संवेदनशील मुद्दा की भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक रक्त संबंध के आधार पर एक राष्ट्र हैं, इनसे संबंध हमारे बेहतर हो सकते हैं। हम ऐसे कंडीशन में, जो कि बांग्लादेश ठीक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीचों बीच में है, उसकी सारी सीमाएं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क करती हैं, तो सीमा सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा, आर्थिक हित, इन सभी मुद्दों पर बांग्लादेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हर प्रकार से बेहतर बनाने का प्रयास करे। अब अगर हम आते हैं हिंद महासागर देश श्रीलंका पर, तो श्रीलंका के साथ भी भारत के प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रभाव है। अशोक के समय से ही अशोक ने अपने पुत्र को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। तो श्रीलंका और भारत में प्राचीन काल से देखा जाए तो एक प्रकार से इनकी संस्कृतियों में समरूपता है। यहाँ के लोगों में एक तरीके से जो है भाषाई आधार, तमिल के लोगों और इनके बीच भी एक प्रकार का जो है हमने संबंधों को देखा है। तो भारतीय संस्कृतियां और श्रीलंका की संस्कृतियां बहुत जगहों पर मेल खाती हुई दिखाई देती हैं। तो आजादी के बाद भारत में जब नेहरू जी ने श्रीलंका के प्रति जो अपनी विदेश नीति का निर्माण किया, वो पड़ोसी के साथ बेहतर संबंध की नीति के आधार पर ही श्रीलंका के साथ बेहतर संबंध बनाने की विदेश नीति का निर्माण किया। लेकिन जो श्रीलंका के विदेश नीति के निर्माणकर्ता थे, BS सेनानायक, उन्होंने भारत को संदेह की दृष्टि से देखा और भारत के प्रति जो उनकी विदेश नीति थी, वो भारत के प्रति सकारात्मक विदेश नीति नहीं, जबकि भारत को वो संदेहास्पद राष्ट्र या भारत को एक बिग ब्रदर, एक बिग कंट्रीज के रूप में, पड़ोसी राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया, जिससे कि वो भारत को अच्छे पड़ोसी राष्ट्र के रूप में उन्होंने, सेनानायक ने भारतीय विदेश नीति के लिए श्रीलंका की जो भारतीय विदेश नीति रही उसमें भारत को अच्छा नहीं लाने की कोशिश की। जो भारत और श्रीलंका के बीच जो हिंद महासागर के जो विवादित मुद्दे हैं, उसमें तमिल लोग, जो वहाँ श्रीलंका की आबादी है उसमें 80% सिंघली लोग रहते हैं और 20% वहां पर तमिल लोग रहते हैं। तो वहां पर जो तमिल लोगों की समस्या थी, तमिल लोगों का कहना था कि हमारे साथ भेदभाव श्रीलंका की सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसी तमिल समस्या के समाधान के लिए वहां पर 1976 में लिट्टे, लिबरेशन तमिल टाइगर इलन का जो है 1976 में गठन किया गया। और इसी लिट्टे के वजह से को शांत करने के लिए जो 1987 में भारत के द्वारा शांति सेना भेजी गई, और इसी शांति सेना भेजने के विरुद्ध में 1991 में जवाहरलाल राजीव गांधी जी की हत्या इन लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा की गई। तब से लिट्टे को भारत ने भी एक आतंकवादी संगठन के रूप में चिन्हित किया, और 2009 में प्रभाकरन की हत्या के साथ ही लिट्टे का अंत हुआ। इसी के अतिरिक्त श्रीलंका और भारत के बीच जो कच्चा तीवी द्वीप है, वो भी एक विवाद का मुद्दा है। कच्चा तीवी द्वीप चूंकि एक समुद्री सीमा भारत और श्रीलंका के बीच बनती है, तो यहाँ के जो मछुआरे हैं, यह एक निर्जीव द्वीप रहा, जिस पर कोई मतलब आबादी नहीं है, कोई वहाँ पर आवासीय व्यवस्था नहीं है। लेकिन जो मछुआरे हैं वो आराम के लिए या के लिए अपने कच्चा तीवी द्वीप का प्रयोग करते आए, और 1974 में इंदिरा गांधी जी ने कच्चा तीवी द्वीप को श्रीलंका को दिया, जिसके विरोध में तमिल लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने याचिका दायर की कि कच्चा तीवी द्वीप को बिना संवैधानिक संशोधन के नहीं दिया जा सकता। यह मुद्दा माननीय उच्च न्यायालय के सामने अभी भी विचारणीय के रूप में काम कर रहा है। वर्तमान समय में श्रीलंका में अपना एक नौसैनिक अड्डा चीन के द्वारा, देखिए हम जो भी हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, यहाँ पे हमें यह बात ध्यान देने की जरूरत है कि उन पड़ोसी राष्ट्रों के में हमारे विवाद के मुद्दे क्या हैं, और उन विवादित मुद्दों
पर जो हमारा मुख्य प्रतिस्पर्धी राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान और चीन है, उन विवादित मुद्दों का लाभ लेकर के किस तरीके से भारत को प्रतिसंतुलित कर सकते हैं, यही हमें भारतीय विदेश नीति में इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। तो वर्तमान समय में जो लिट्टे का मुद्दा हो, तमिल जो वहां पर लोगों की जो समस्याएं हैं जो भारतीय मूल के हैं, या जो कच्चा तीवी द्वीप का मुद्दा हो, इन मुद्दों का फायदा लेकर के या वर्तमान जो आर्थिक युग है उस आर्थिक युग में आर्थिक प्रलोभन दे करके किस तरीके से श्रीलंका को चीन अट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक आर्थिक कॉरिडोर बनाने का कार्यक्रम चीन के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वह नाभिकीय सहयोग दे रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य भी संबंध बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जरूरत इस बात की है कि भारत को यह देखने की जरूरत है कि श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे राष्ट्र हैं जिनसे बेहतर संबंध स्थापित करके वो जो हिंद प्रशांत में जो उसकी मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की जो पॉलिसी है, जिसमें वह हिंद महासागर में चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, तो यदि हम अपने इन पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, जिसमें मालदीव और श्रीलंका है, यदि हम उससे बेहतर संबंध बना सकते हैं और वहां पर हम आर्थिक सामरिक गतिविधियों का विकास कर सकते हैं, तो जो भारत को घेरने की नीति या हिंद महासागर में चीन अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए जो उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है, उसको कैसे प्रतिसंतुलित किया जाए, उसको कैसे बैलेंस्ड किया जाए, इसके लिए दो महत्वपूर्ण राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला राष्ट्र पूर्व में ही दो राष्ट्र हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं, नेपाल और भूटान। तो नेपाल से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और नेपाल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ का भाषा, वहाँ की धर्म आदि आधारों पर अगर हम देखें तो जितनी सिमिलरिटी नेपाल और भारत दो पड़ोसी देशों में देखने को मिलता है, उतनी समरूपता दुनिया के किसी भी राष्ट्र के साथ देखने को नहीं मिलता। नेपाल और भारत के साथ शांति और मित्रता संधि 1950 में की गई। यहाँ पर जो पशुपतिनाथ मंदिर है या जो बौद्ध धर्म है, उसमें एक प्रकार की समानता है धार्मिक आधार पर। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मामले में भारत नेपाल में प्रथम स्थान पर रहता है। लोकतंत्र का विकास नेपाल में हो चुका है, लोकतांत्रिक, लेकिन अभी भी लोकतांत्रिक अस्थिरता बनी हुई है। माओवाद का भी वर्चस्व बना हुआ है। जो वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों को रखने वाले लोग हैं, वो भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, और जो माओवादी हैं, जो कि 2012 में उसका विभाजन भी हुआ, और उसके विभाजन के बाद किरण वैद्य जी जो उसके प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ना और हमें चीन के साथ अपने संबंधों को मधुर बनाना है। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता या जो आर्थिक समस्या का है नेपाल के अंदर, उसके कारण भी नेपाल में भी चीन की मध्यस्थता या चीन की हस्तक्षेप जारी है। 2014 में मोदी जी की नेपाल की यात्रा भी रही, और 2015 में जब भूकंप आया था या जो आपदा आई थी, उस आपदा के समाधान के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन मैत्री चलाई गई। तो यहाँ पर नेपाल से भी भारत को जो एक तरफा संबंध है, जिसमें आतंकवाद और सामरिक मुद्दों को छोड़ करके नेपाल को एक बिग ब्रदर के रूप में भारत मदद करे और उसे हर स्तर पर आर्थिक और सामरिक और सैन्य सहायता उपलब्ध करा करके वह चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है, और भारत और नेपाल के बीच बेहतर संबंध हो सकते हैं। भारत और भूटान ही एक ऐसे राष्ट्र हैं जिनके बीच सर्वकालिक बेहतर संबंध रहे हैं। भूटान की विदेश नीति का संचालन भारत के द्वारा ही किया जाता है। उसकी सुरक्षा, उसकी विदेश नीति और बाह्य मामलों का दायित्व भूटान का भारत के द्वारा देखा जाता है। भूटान एक ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन में है कि जो चीन के साथ भी भूटान का एक सामरिक या सीमा
विवाद काफी है और चीन के लिए भी भूटान काफी महत्वपूर्ण स्थिति में रखा हुआ है। इसलिए माओ ने कहा था कि यदि हम भौगोलिक स्तर पर विचार करें, देखिए अगर हमें विदेश नीति को समझनी है या इंटरनेशनल राजनीति को समझनी है तो हमारे टीवी चैनल के माध्यम से जो भी हमारे विद्यार्थी इसे देख रहे हैं उनको मेरी एक सुझाव है कि वो मैप के प्रति ज्यादा ध्यान दें। मैप के आधार पर अगर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जब समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, कॉन्सेप्ट उनका ज्यादा बेहतर बनता है, क्योंकि मैप से ही हम देख सकते हैं कि कौन सा राष्ट्र किसी राष्ट्र के लिए कितना सामरिक और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो भूटान के बारे में माओ ने कहा था कि यदि चीन हाथ है तो तिब्बत उसकी हथेली है और लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल और भूटान उसकी उंगलियां हैं। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान रखा हुआ है, लेकिन भूटान ने किसी भी प्रकार की रणनीतिक स्तर पर जो है चीन के साथ कोई संबंध नहीं है। चीन का कोई भी दूतावास भूटान में नहीं है। लोकतंत्र 2008 में वहां पर भी विकसित हो चुका है। विदेश नीति का निर्माण वहां 1949 में चल रहा है। मोदी ने 2014 में वहां पर अपनी यात्रा की और जो डोकलाम विवाद है, जो चीन और भूटान का डोकलाम विवाद है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भारत और चीन का विवाद है, जिस पर वह जापान का समर्थन भी प्राप्त कर रहा है। तो निश्चित रूप से भूटान के साथ, और भूटान के पास एक स्थूल देश भी है और जल विद्युत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में भारत भूटान के साथ बेहतर संबंध बनाकर जल विद्युत के माध्यम से वहां पर अपने स्थितियों को बेहतर बना सकता है। अब लास्ट में अगर हम मालदीव पर विचार करें तो मालदीव में इस्लाम धर्म है, भारतीय प्रवासी के लोग वहां पर रहते हैं। भारत में जो जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक और व्यापारिक ये सारे जो है हमारे लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित होने के कारण संबंध हम इन मालदीव के साथ पाते हैं। 1965 में मालदीव आजाद हुआ और वहां पर राजतंत्र था 1965 से, और अब्दुल गयूम वहां पे शासनाध्यक्ष थे। 1990 के बाद वहां पे आर्थिक संबंध बेहतर बने। 2004 में जब सुनामी आई तो वहां का प्रभाव मालदीव पर ज्यादा पड़ा और उस समय भारत ने उसे एक बिग ब्रदर के रूप में बेहतर मदद दिया। और 2008 के बाद मालदीव में भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित की गई, लेकिन अभी भी लोकतंत्र वहां पर अस्थिर है। सरकारें अस्थायी रूप से नाशिद, जो वहां पर लोकतांत्रिक रूप से चुने गए थे 2013 में, वहां पे बंदी बना दिए गए, और जो वहां पे शासनाध्यक्ष हैं मोहम्मद वाहिद, वो जो है चीन के समर्थन में है। इसलिए मालदीव में भी जो राजनीतिक अस्थिरता है या जो लोकतंत्र का जो वहां पर विकास नहीं हो पा रहा है या जो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा है, उस मूल्यों के विकास के बाद ही भारत और मालदीव के बीच संबंध और बेहतर हो सकता है। और मालदीव सामरिक दृष्टिकोण से और चीन को की जो वन रोड वन बेल्ट वन रोड की पॉलिसी है या जो उसे हिंद महासागर में घेरने की नीति है, ऐसे में मालदीव भी भारत के लिए एक मददगार राष्ट्र के रूप में सम्मिलित हो सकता है। भारत की सीमा के साथ सटा हुआ ही एक महत्वपूर्ण राष्ट्र म्यांमार भी है। थोड़ा हम लोग जल्दी इसलिए चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ और भी चीजों को बताना है हमें। तो म्यांमार के साथ भी धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर संबंध बेहतर हैं और बहुत प्राचीन काल से हैं। भारतीय मूल के चुटियार यहाँ पर रहते हैं। ये जो म्यांमार राष्ट्र है, म्यांमार एक ऐसा राष्ट्र है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया या एशियान का यह राष्ट्र है जो कि भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो जो भारत की विदेश नीति है, लुक ईस्ट पॉलिसी या लुक एक्ट पॉलिसी, जो 2016 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाई गई, उसके लिए एक यह मुख्य द्वार के रूप में म्यांमार काम कर रहा है। तो म्यांमार के माध्यम से हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। म्यांमार एक प्राकृतिक गैस का प्रचुर मात्रा का देश है, तो यहाँ से हम जो है अपने प्राकृतिक गैस या ऊर्जा की पूर्ति कर सकते हैं। कोको द्वीप पर नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है यह चीन के द्वारा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो भारत और भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, अब यहाँ के चर्चा से यह स्पष्ट हो गया कि इन राष्ट्रों में हमारे विवाद के भी मुद्दे हैं और इन विवाद के मुद्दे में कारण ये है कि चीन बार बार भारत को प्रतिसंतुलित करने के लिए कुछ आर्थिक, समाज, सांस्कृतिक, राजनीतिक संबंधों को बेहतर बना रहा है कि वह प्रतिस्पर्धी के रूप में
चीन के भारत के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सके, और भारत की यह मंशा है कि वह पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध बना करके वह चीन को प्रतिसंतुलित कर सके और पाकिस्तान को प्रतिसंतुलित कर सके। इन क्षेत्रों में दो संगठन चलाए जाते हैं, एक है सार्क और एक है बिमस्टेक। सार्क जो इन्हीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के 8 देशों का संगठन है, जो 1985 में गठित की गई शीत युद्ध के दौरान का ही यह संगठन है, लेकिन यह एक सफल संगठन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके बीच एक प्रकार का सीमा विवाद है। सीमा विवाद के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विवाद है उसका आपसी समाधान नहीं कर पा रहे हैं। जो आपसी आर्थिक वृद्धि जो हमारी जितनी होनी चाहिए, हम 5% ही उसका आर्थिक विकास कर पा रहे हैं। तो यह एक असफल संगठन के रूप में सार्क काम कर रहा है। उसके प्रति उत्तर में पाकिस्तान को अलग रख के भारत की पहल पर ही बिमस्टेक का गठन किया गया है, जिसमें 8 राष्ट्र हैं, 5 ये सार्क के कंट्री हैं, जिसमें पाकिस्तान नहीं है, मालदीव नहीं है, और 2 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के देश हैं, जिसमें म्यांमार और आपका थाईलैंड है। तो यहाँ पर एक म्यांमार जो है, ये बिमस्टेक भारत को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए आर्थिक विकास के क्षेत्र में वो एक सेतु के रूप में या एक ब्रिज के रूप में काम कर सकता है बिमस्टेक। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि भारत की विदेश नीति में दक्षिणों की नीति क्या है, तो हम आपको पॉइंट में समझा दे रहे हैं और उसके बाद हम कंक्लूज करेंगे, क्योंकि 5 मिनट का ही समय बचा हुआ है। तो हम यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि भारत इन दक्षिण एशियाई देशों के प्रति उसकी क्या नीतियां हैं। तो भारत की नीति यह है कि वह पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक विकास ज्यादा से ज्यादा करे। जितना ही आर्थिक विकास वह पड़ोसी देशों का करेगा, तो ये जो नकारात्मक चीजें आ रही हैं, यदि वो खुद ही वहां के युवक या वहां के लोग उस अपने विकास के माध्यम से अपने को जोड़ सकेंगे, तो आतंकवाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद या दूसरे राष्ट्रों से प्रभावित होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों में, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में, संसदीय व्यवस्था में, इस तरीके के मूल्यों में विश्वास करता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इन राष्ट्रों में, जहां की अभी जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं, सभी में लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित हो चुके हैं, लेकिन ये सभी लोकतांत्रिक मूल्य अभी अस्थायी नहीं हो चुके हैं। इसलिए भारत की जरूरत है कि यहाँ पर मानवाधिकार और लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूती के साथ स्थापित करे, जिससे कि उसके संबंध यहाँ पर बेहतर होंगे। भारत इन राष्ट्रों में सैन्य सहायता भी दे, यद्यपि कि सैन्य सहायता के अपवाद भी रहे हैं। जब हमने शांति सेना 1987 में श्रीलंका में भेजी थी, तो हमारे यहाँ उसका जो है कई प्रकार से हमारे राष्ट्र को हानि हुई थी, लेकिन फिर भी जो हमारी प्रथम वरीयता पड़ोसी राष्ट्र है, ऐसे कंडीशन में अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्रों पर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, तो हम उसे एक सैन्य सहायता के रूप में, क्योंकि शक्ति संतुलन के केंद्र बिंदु में दक्षिण एशिया में भारत इन सभी राष्ट्रों से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में साफ्टा जो है 2006 से ही लागू है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के क्षेत्र में है, सेवाओं के क्षेत्र में या विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है, यह स्थापित नहीं हो चुका है। इसलिए भारत अगर इन राष्ट्रों का आर्थिक विकास चाहता है, आर्थिक समृद्धि चाहता है, तो यहाँ पर मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में इसको विस्तृत किया जाए। ट्रांसनेशनल हाईवे से जोड़ करके वन बेल्ट वन रोड की जो चाइना की पॉलिसी है, उसको जो है के विकल्प के रूप में यहाँ पर इसको तैयार किया जा सकता है, और एक आर्थिक इन नेशनल हाईवे के माध्यम से, इन आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से हम अपने यहाँ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को महाशक्तियों से भी संबंध को बेहतर बनाने की जरूरत है। नेपाल और भूटान के पास जो जल विद्युत की क्षमता है, उसका भारत ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके अपने यहाँ ऊर्जा समस्या का समाधान कर सकता है। जो इन परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं भारत के द्वारा, उसे सही समय पर पूर्ण कर लिया जाए और संवेदनशील संबंध बढ़ाए जाए, क्योंकि एक ही संस्कृतियां रही हैं, एक ही इनका जो है रहन सहन रहा है, एक ही समस्याएं हैं। तो इन राष्ट्रों के बीच एक संवेदनशील संबंध को विकसित करके भारत और इन पड़ोसी राष्ट्रों के बीच मधुर संबंध बना करके भारत एक चीन को भी प्रतिसंतुलित कर सकता है और अन्य राष्ट्रों के साथ वह अपने बेहतर संबंधों को भी बना सकता है। तो इन चर्चाओं के बाद अगर हम निष्कर्ष रूप में एक बात कहें कि
एक गंभीर वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत का उदय आज इसे वर्तमान संकट से निपटने में अपने पड़ोसियों को समर्थन देने के लिए बहुपक्षीय संस्थानों और अन्य प्रमुख शक्तियों को जुटाने में अपनी भूमिका का लाभ उठाने की अनुमति देता है। नई दिल्ली को इससे आवश्यकता के साथ करना चाहिए और कुछ हद तक यह पहले से ही शुरू हो चुका है। कोविड-19 संकट के दौरान नई दिल्ली के नेतृत्व में उम्मीद की एक नई भावना पैदा की है और पड़ोस में पैदा हो रहे कई संकटों को एक ऐसे भारत को पेश करने के अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए जो अपने क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेता है तथा जिसका वो हकदार है। तो मैं अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग, चूंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें बतानी थी, थोड़ा हम तेज भी चले, लेकिन हमने आपको कॉन्सेप्ट हर जगह बताया कि क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से भारत को विदेश नीति चल रही है और क्या क्या उसको अपने यहाँ बदलाव करने की जरूरत है और कैसे हम अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ बेहतर संबंध बना के एक सशक्त भारत और मजबूत भारत को हम वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। और जो नए युग में जो चीन हमको प्रतिस्पर्धा दे रहा है, जो हमें एक प्रतियोगिता के रूप में दिखाई दे रहा है, हम उसे किस तरीके से प्रतिसंतुलित कर सकते हैं और पाकिस्तान को भी हम प्रति असंतुलित कर सकते हैं। नमस्कार।